बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा कि आउटर मोस्ट जो डेड कवर होता है प्लांट सेल में, पंजाई में कुछ अल्जाई में, उसको हम लोगों ने नाम दिया सेल वॉल, जो प्रेजेंट नहीं करता था सेल एनिमल सेल में। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल में भी मौजूद होता है और प्लांट सेल में भी मौजूद होता है। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन क्यों, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में कुछ मॉडल्स आए थे, वो मॉडल्स हम डिटेल करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं सेल वॉल, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सेल वॉल जो है ये हमारे पास लिविंग मेम्ब्रेन है, लिविंग मेम्ब्रेन है, सही, लिविंग मेम्ब्रेन है। मतलब कि हम लोगों ने जो सेल वॉल पढ़ा था, सेल वॉल एनिमल में मौजूद नहीं होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, लेकिन प्लांट में भी मौजूद होता है, वो बीनीथ सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। लेकिन जो ये सेल मेम्ब्रेन जो ये हमारे पास लिविंग मेम्ब्रेन है, मतलब ये खुद को रिफेयर कर सकते हैं। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में उसको लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो डेड लेयर है, ये उसके मुस्बत जो है हमारे पास लिविंग लेयर है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन अगर हम देंगे, कंपोजिशन, तो इसमें तीन चीजें जो है, मेन तीन चीजें आते हैं। सबसे पहले प्रोटीन, 60 से 80% हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो हमारे पास प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन हम लोग उसको मतलब ये 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा, अमाइनो एसिड होता है, इसमें हमारे पास प्रोटीन जो है 60 से 80% हमारे पास प्रोटीन होता है। लिपिड हमारे पास 20 टू 40% हमारे पास इसमें लिपिड होता है। और तीसरा हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने डिटेल किया था, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में थोड़ा पढ़ा था। तो हमारे पास 2 to 10% हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। कोलेस्ट्रॉल भी कुछ लोग लिखते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हमारे पास लिपिड में आते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग जो है कंपोजिशन, मतलब ये कंपोजिशन जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग बताएंगे कि प्रोटीन कहाँ पर है और लिपिड कहाँ पर है, इसके पोजीशन क्या है और इसका जो है फंक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो स्ट्रक्चर में एक चीज़ आप मैं बाद में बताऊंगा, पासपोलिपिड जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी है, यूनिट मॉडल में भी है, कुछ मॉडल्स जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कवर हुए थे या उसको मतलब बनाए गए, उसमें पासपोलिपिड का बात बार बार आता है। तो सबसे पहले लिपिड क्या है, अब मैं थोड़ा लिपिड को क्या करूँगा, डिटेल करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। लिपिड, लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, बल्कि इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास क्या करता है, सोल्यूबल होता है, मतलब अल होता है। और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हमारे पास क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हम लोग डिटेल करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। ऑर्गेनिक सोल्वेंट में ये हमारे पास सोल्यूबल होता है, अल होता है, और इन ऑर्गेनिक सोल्वेंट में हमारे पास इनसोल्यूबल होता है। लिपिड में हमारे पास पेट्स आते हैं, आयल्स आते हैं, स्टेराइड आता है, फॉस्फोलिपिड आता है, ग्लाइकोलिपिड आता है। ये सारी चीजें हमारे पास लिपिड्स ई में आती है। अब लिपिड्स का अगर हम जनरल फार्मूला देखें, तो हमारे पास ग्लाइसिरोल प्लस फैटी एसिड, ये जब मिलते हैं तो हमारे पास ग्लाइसिराइड बनाता है। क्या बनाता है, ग्लाइसिराइड, ग्लाइसिराइड, या आप कह सकते हो ये लिपिड बनाते हैं, लिपिड, सही। अब ग्लाइसिरोल क्या होता है, CH2OH
CH CH2OH। मैं फास्फोलिपिड ई की तरफ आ रहा हूँ। पिछली एसिड का फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OH। अब देखो ग्लिसराइड मैंने लिखा, ट्राइग्लिसराइड नहीं लिखा। लिपिड जो होता है वो अक्सर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में लोग लिखते हैं डायरेक्ट। अब ये पिछली एसिड है, अगर आप एक पिछली एसिड इसमें ऐड करोगे तो हमारे पास मोनो ग्लिसराइड बनाएगा। जब आप दो पिछली एसिड इसमें डालोगे तो हमारे पास क्या करेगा, डाइग्लिसराइड बनाएगा। और अगर आप तीन पेटली एसिड इसमें ऐड करोगे तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। अब मैं तीन पेटली एसिड बनाऊंगा। अब देखो ये जो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव। वाटर के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये हमारे पास CH2 इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। CH2 CH2। देखो तीन मैंने पिछली एसिड ऐड किए तो हमारे पास ये निकला। तो हमारे पास OC डबल बॉन्ड O R वाला साइड मैंने इस तरह लिखा है। मतलब ये मैं अगर इस तरह करूं, R को मैं इधर लिखूं, OH को मैं इधर लिखूं, सही। तो हमारे पास ये तीन OH है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन और ये OH रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, डबल बॉन्ड O R O डबल बॉन्ड O R। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है। क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड। और ये लिपिड आप कह सकते हो इसको। अब देखो एक होता है पेट्स, एक होता है ऑयल्स। मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन अगर ये आर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10 में, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्केन और अल्कीन दोनों हो सकता है। अगर ये अल्केन था, अल्केन मतलब ये सैचुरेटेड था, तो ये हमारे पास पेट्स होगा। और ये अगर हमारे पास अल्कीन था या अल्काइन मतलब कि अनसैचुरेटेड, तो ये हमारे पास क्या होगा, आयल्स होगा। इसी तरह स्टेराइड की भी होती है, उसका भी। अब मैं फास्फोलिपिड आप लोगों को बताऊंगा कि फास्फोलिपिड क्या होता है। बाद में पेपर फिर मैं आऊंगा स्ट्रक्चर मतलब मॉडल्स की तरफ। अब मैं इसको थोड़ा जानना चाहूंगा। इसको ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने याद रखना है। इससे मैं फास्फोलिपिड आप लोगों को समझाऊं कि फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ये मिटाता हूँ फिर दोबारा बनाता हूँ। देखो हमारे पास ये CH2, वही स्ट्रक्चर में बताता हूँ, CH2। इधर हमारे पास OC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O R। इधर भी R होता है। फास्फोलिपिड में क्या होता है, ये R रिमूव हो जाता है किस चीज से, फॉस्फेट से, P डबल बॉन्ड O। और ये R क्या हो जाता है, मतलब इस तरह R का चेन बनता है। अब देखो मैं बताता हूँ, कोई चेन मैं खुद से बनाता हूँ। CH2 CH CH CH2 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 CH3। इसी तरह CH2 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 एंड CH3। अब हमारे पास फास्फोलिपिड तो इतना डिटेल से वो नहीं पता थे, लेकिन मैं ये यहाँ तक जो ये है ना, ये इसको हम कहते हैं हेड, जो हम हाइड्रोपिलिक एड, हाइड्रोपिलिक एड। और ये हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है, पोलर। ये हाइड्रोपिलिक एड है फास्फोलिपिड। हम फास्फोलिपिड की बात कर रहे हैं ना, फास्फोलिपिड में डिटेल कर रहा हूँ। फास्फोलिपिड ये एड है, हाइड्रोपिलिक एड ऑफ फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड की हाइड्रोपिलिक एड है। और ये जो हमारे पास है, ये एक ये टेल हो गया, एक दूसरा टेल हो गया।
ये दोनों जो है इसको हम कहते हैं टेल, हाइड्रोपोलिक हेड, टेल, हाइड्रोपोलिक टेल। और ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, सही। वैसे हम लोग हाइड्रोपोलिक जो बताया जाता है कि इस तरह होता है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल, तो वो असल में इस तरह होता है, सही। तो इसको हमने डिटेल कर दिया। अब हम जाएंगे स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें क्या क्या होता है। प्रोटीन होता है 60 से 80%, लिपिड होता है, इसमें लिपिड होता है 20 टू 40%, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने 2 to 10% है। और उसके बाद हम लोग ने फास्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स जो है वो हमारे पास फास्फोलिपिड भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड भी होता है, स्टेरॉइड भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लिपिड होता है वो हमारे पास फास्फोलिपिड होता है। उसको मैंने डिटेल कर दिया, स्ट्रक्चर भी बताया। अब हम जाएंगे मॉडल्स, कुछ मॉडल्स सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया जिससे हम उसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि लिपिड कहाँ पर मौजूद होते हैं, पेट्स का प्रोटीन कहाँ पर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर होते हैं। तो उसके मदद से हम जो है मॉडल्स की मदद से उसका स्ट्रक्चर जो है समझ सकते हैं। तो हम अब जाएंगे मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स जो पेश किए गए, मॉडल्स, कुछ मॉडल्स पेश किए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, इसको आप सेलेक्टिवली प्रेमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, इसको आप डिफरेंशिएटल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। अब मॉडल्स, दो मॉडल्स जो है वो बहुत एम है, लेकिन कुछ और मॉडल्स भी है जिसका बैकग्राउंड में थोड़ा बताऊंगा, उसको डिटेल नहीं करेंगे। लेकिन जो वो मॉडल्स थे जो मैं बताऊंगा, दो और मॉडल्स थे, वो इनका बुनियाद बना। एक जो है रॉबर्ट सन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये बहुत मतलब बताया जाता है। दूसरा जो है फ्लूइड मोसेक मॉडल, फ्लूइड मोसेक मॉडल। ये जो है 1972 की बात है, 1972। और ये जो है हमारे पास कुछ लोग कहते हैं 1959, कुछ कहते हैं 1964। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बाज बुकों में 59 बताया जाता है, बाज बुकों में 64 बताया जा रहा है। लेकिन 64 काफ़ी हद तक मतलब वो हो रहा है कि 64 है। तो ये दो मॉडल थे। अब इन दो मॉडल को डिटेल करने से पहले कुछ और मॉडल जो इन दोनों का बुनियाद बना। सबसे पहले 1925 में, 1925 में एक मॉडल आया, मेम्ब्रेन मॉडल, मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल को पेश करने वाला जो खुशकिस्मत था, जो मतलब साइंटिस्ट था, गाइटर ग्रेंडल, गाइटर ग्रेंडल, इसने हमारे पास ये मॉडल पेश किया था। फिर उसके बाद दूसरा मॉडल 1935 या 1952, इसमें भी कंफ्यूजन है 35 और इसमें दो साइंटिस्ट था, एक डेवसन, एक एंड डेनली। ये दो साइंटिस्ट ने एक और मॉडल पेश किया, बायो मेम्ब्रेन मॉडल, बायो मेम्ब्रेन मॉडल। देखो 1925 में मेम्ब्रेन मॉडल गाइटर ग्राइंडल ने पेश किया था। उसके बाद 1935 या 52 में डेविड डेवसन एंड डेनियल, उसने बायो मेम्ब्रेन मॉडल पेश किया था। उसके बाद 1959 या 64 में एक मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब इसको हम थोड़ा डिटेल करेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमें ये कहते हैं कि जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप इसको देखें तो ये अंदर जो है खुद 3 लेयर से बना हुआ है। थ्री लेयर से बना हुआ है। ट्राई लेमिनार इसको हम कहते हैं। ट्राई लेमिनार 3 लेयर है। मतलब उसने कहा था ये पहला लेयर जो होता है ये प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का होता है। फिर दरमियान में लिपिड का बाइलेयर होता है। ये हमारे पास फास्फोलिपिड है सही, जिसको मैंने डिटेल किया था फास्फोलिपिड को सही। तो हमारे पास क्या है? फास्फोलिपिड है। फिर यहाँ पर प्रोटीन का एक दूसरा लेयर। 3 लेयर है। ये बाई लेयर है, इसको हम एक लेयर कहेंगे। तो ये हमारे पास लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर, और ये हमारे पास प्रोटीन, प्रोटीन, और ये हमारे पास प्रोटीन। तो यूनिट मॉडल में ये कंसेप्ट था। ये हमारे पास ओस्मियोपेलिक लेयर है, और ये भी हमारे पास ओस्मियोपिलिक लेयर है, जबकि ये हमारे पास ओस्मियोपोलिक लेयर है। यूनिट मॉडल 1959 या 64 में रॉबर्ट सन इसका जो पूरा नाम है, ये हमारे पास जे डेविड रॉबर्टसन नाम है साइंटिस्ट। इसने हमारे पास 1959 में एक मॉडल पेश किया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसमें ये कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारे पास 3 लेयर से बना हुआ है। 3 लेयर में ट्राइलेमिनार, मतलब के 3 लेयर में 2 लेयर प्रोटीन के और एक उसके दरमियान में जो है बाई लिपिड लेयर पाया जाता है सही। ये हमारे पास काफ़ी हद तक मतलब वो इसके ये लिमिटेड था। ये हमारे पास जो था प्रे ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ये मतलब फेल हुआ, लिमिटेड था सही। लिमिटेड क्यों था? इसने डू नॉट एक्सप्लेन, इसने डोंट एक्सप्लेन, इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डोंट एक्सप्लेन प्रेपी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसने प्रे का मतलब किया है परमेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। उसने एंड इलास्टिसिटी उसने एक्सप्लेन नहीं किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इस वजह से ये क्या हो गया? ये फेल हो गए। फिर 1972 में निकोलसन एंड जनतन सिंगर, ये दो साइंटिस्ट आए, उसने फ्लूइड मोसेक मॉडल पेश किया। उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा देखो 1925 में एक मॉडल आया, मेम्ब्रेन मॉडल। 1925 में किसने पेश किया? गैल्टर ग्रैंडल। फिर उसके बाद 1935 में हमारे पास एक दूसरा मॉडल आया जिसको डेवसन डैनियल ने पेश किया था, बायो मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद एक और मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको डेविड रॉबर्टसन ने पेश किया था। वो भी काफ़ी हद तक मतलब मैंने उसको एक्सप्लेन किया। फिर ये इसका मतलब लिमिटेड था। इसका लिमिटेशन क्या था कि इसने परमेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, कि ये इलास्टिक क्यों होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद 1972 में दूसरा मॉडल पेश हुआ जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल। फ्लूइड मोसेक मॉडल। देखो हम अभी मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको फंक्शन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इसके हवाले से हर चीज़। अब दूसरा मॉडल क्या है हमारे पास? दूसरा मॉडल है हमारे पास फ्लूइड मोसेक मॉडल। ये हमारे पास 1972 में
गार्थ निकलसन एंड जेंटन सेंगर, इसने पेश किया था 1972 में ये मॉडल। 1972 में इसने ये मॉडल पेश किया। ये क्या, अब देखो प्ल्यूड, प्ल्यूड का मतलब क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका मैं मतलब बताता हूँ। प्ल्यूड, प्ल्यूड का मतलब ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक प्ल्यूड की तरह, इसका नेचर जो है, नेचर क्या है, वो प्ल्यूड जैसा है। मोसेक, मोसेक क्या करते हैं, जब हमारे पास पत्थर इरेगुलर पड़े होते हैं ना, इरेगुलर, उसको हम कहते हैं मोसेक स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो ये लेयर है ना, इसमें हमारे पास प्रोटीन जो है, हमारे पास वो प्रोटीन का एक फ्लूइड प्रोटीन, उसमें मतलब एक नहीं, ये एक फ्लूइड जैसा लेयर है जो उसमें इरेगुलर जो है मॉलिक्यूल्स जो है पड़े होते हैं, वो जो है प्रोटीन का हो, लिपिड्स का हो। तो फ्लूइड, ये एक फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन है। और मोसेक, मोसेक का मतलब है कि ये एक इरेगुलर, इसमें वो पड़े होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास जो है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन से। अब देखो ये बाइलेयर लिपिड का होता है सी। अब देखो ये कि इस तरह होता है सी। ये क्या होता है, पासपोलिपिड है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, पासपोलिपिड है। और इसका ये एंड पोलर होता है, इधर देखो, इधर भी एक्वस होता है, फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। और इधर भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अब देखो ये पोलर है, तो इसने अपने आप को, फास्फोलिपिड को इस तरह मतलब एडजस्ट किया है कि इन दोनों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। वरना अगर ये इस तरह नहीं पड़े होते, फास्फोलिपिड पोलर टू पोलर इंड नहीं आता, तो इसके साथ वाटर के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सेल एपोजलाइज हो जाता। तो ये हमारे पास इस खुद एक दूसरे को साथ क्या करता है, मतलब एडजस्ट करता है वाटर के साथ। अब हमारे पास इस पर प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का बात हम लोगों ने कहा था, कंपोजिशन में प्रोटीन भी आता था, जो 60 से 80% प्रोटीन थी। तो प्रोटीन, दो किस्म के प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। प्रोटीन एक एक्सट्रेंसिक, एक होता है इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, इंट्रेंसिक प्रोटीन, इसको हम सरफेस प्रोटीन बी कहते हैं, सरफेस प्रोटीन बी कहते हैं, सरफेस प्रोटीन। ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर सरफेस में मौजूद होते हैं, यहाँ पर सरफेस में। ये हमारे पास एक्सट्रेंसिक है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, वो एम्बेडेड होता है, या पुली इस तरह निकले हुए होते हैं, या पुली इस तरह निकले हुए होते हैं, या पार्शली यहाँ पर इस तरह पार्शली। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन, इंट्रेंसिक प्रोटीन। यहाँ पर कभी कभी कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, इधर लगते हैं। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की मैंने बात की थी, तो कार्बोहाइड्रेट किधर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इधर अटैच होता है प्रोटीन के साथ। जब प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए, देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जो हमारे पास अक्सर इंटीजीन होते हैं ना, इंटीजीन, वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इसी तरह जब लिपिड के साथ यहाँ पर मतलब अटैच हो जाए, तो हमारे पास लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट जब आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइको लिपिड। तो उसको हम कहते हैं ग्लाइको लिपिड। तो दो किस्म के प्रोटीन थे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन।
इसको हम सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम जो है आएंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की तरफ आएंगे। मैं बार बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद कर रहा हूँ, इधर सेल मेम्ब्रेन लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है। सही, देखो हम लोगों ने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बारे में पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो है कंपार्टमेंट बनाते हैं सेल के अंदर। जिस तरह मतलब सेल, अभी अगर आप न्यूक्लियस के इर्द गिर्द देखो तो इसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो भी सेम टू सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं। ये प्लांट में भी मौजूद होता है, एनिमल में भी मौजूद होता है। फिर हमने उसका कंपोजिशन देखा, उसमें प्रोटीन भी था, लिपिड भी था, कार्बोहाइड्रेट भी था, कोलेस्ट्रॉल भी था, स्टेरॉइड भी था। फिर हम लोगों ने लिपिड को एक्सप्लेन किया। फिर प्रोटीन पढ़ा कि दो किस्म के प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। लिपिड को हम लोगों ने पढ़ा कि लिपिड मतलब मुख्तलिफ किस्म के, उसको हमने एक्सप्लेन किया था। पेट था, ऑयल को थोड़ा एक्सप्लेन किया। फिर फास्फोलिपिड को एक्सप्लेन किया, उसका हाइड्रोपोलिक टेल हम लोगों ने बताया। अब हम आएंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है? इसका सबसे पहले फंक्शन जो है हमारे पास एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल, इनटू द सेल। देखो सेल में किसी सब्सटेंस का एंट्री होना या सेल से किसी सब्सटेंस का बाहर निकलना, ये कौन कंट्रोल करता है? ये सेल मेम्ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशिएटल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। मतलब जो चीज़ें सेल को दरकार होती है उस चीज़ों को अलाउ करती है इनटू द सेल, और जो चीज़ सेल को दरकार नहीं होती, जो सेल में ज़्यादा चीज़ें पड़े होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। तो ये काम कंट्रोल करता है। मतलब ये क्या करता है? रेगुलेट करता है किस चीज को? मोमेंट ऑफ सब्सटेंस की मोमेंट को क्या करता है? रेगुलर कर रहा है। रेगुलेट द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस, मोमेंट ऑफ सब्सटेंस की मोमेंट। अब सब्सटेंस तीन चीजें के, एक होता है स्मॉल सब्सटेंस। किस तरह ये एंट्री होता है? स्मॉल सब्सटेंस का एंट्री किस तरह होता है? अगर लार्ज सब्सटेंस थे, लार्ज, फिर उसका एंट्री किस तरह होता है सेल में, ये अब हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, सी, ये सेल मेम्ब्रेन। अब अगर यहाँ पर स्मॉल सब्सटेंस हो, लेकिन इसमें भी शर्त है, अगर स्मॉल सब्सटेंस नॉन पोलर हो, स्मॉल सब्सटेंस नॉन पोलर हो, तो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी एनर्जी ये सेल के अंदर एंट्री हो सकता है। मतलब ये नॉन पोलर सब्सटेंस कैन इंटर इजिली इनटू द सेल, ये सेल के अंदर क्या आसानी से इंटर हो सकते हैं नॉन पोलर, क्योंकि उसका हाइड्रोफिलिक एड जो है, हाइड्रोफिलिक एड वो हमारे पास पोलर होता है और ये नॉन पोलर है, तो ये आसानी से इसमें इंटर हो सकता है। फर्ज करें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये सेल के अंदर बासानी से इंटर हो सकता है और इसका एग्जिस्ट भी आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ें एक सब्सटेंस था, स्मॉल सब्सटेंस था, लेकिन ये पोलर स्मॉल सब्सटेंस था, पोलर स्मॉल सब्सटेंस। देखो बड़े की बात नहीं हो रही, लार्ज सब्सटेंस की बात नहीं हो रही, स्मॉल सब्सटेंस की बात हो रही। तो हमारे पास ये स्मॉल सब्सटेंस था, तो इसकी एंट्री और एग्जिट थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसके लिए हमारा इसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये एक ऐसा प्रोसेस है कि किसी चीज की एंट्री या एग्जिट सेल के अंदर करने के लिए ये कुछ एनर्जी को खर्च करेगा। एनर्जी किस तरह? सेल के अंदर प्लांट्स में हमारे पास एटीपी तैयार होता है या नहीं, फूड में एटीपी, फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है ना, तो उस एटीपी को जब आप एडीपी में चेंज करता है हमारा सेल, एडीपी में एडेनिन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट जो है रिलीज करता है, उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी इधर पोलर सब्सटेंस में
क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से ये पोलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से ये पोलर सब्सटेंस सेल के अंदर क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। अब अगर लार्ज सब्सटेंस था, मतलब कि इधर एक लार्ज सब्सटेंस था, लार्ज सब्सटेंस ही, अब इसकी एंट्री किस तरह होगी, इसकी एंट्री इस तरह होगी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके लिए दो प्रोसेस यूज होता है। प्रोसेस तो एक है कि इनफोल्डिंग, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये खुद को इनफोल्ड करेगा, इसको क्या करेगा, इसको इस तरह इनफोल्ड करेगा सेल वॉल, इस फिर क्या करेगा दूसरे स्टेप में, इसको क्या करेगा इस तरह अंदर ले आएगा, इसको इस तरह अंदर ले आएगा, इसको इस तरह इनफोल्ड करेगा, फिर इसको अंदर ले आएगा, फिर इसको मतलब कंप्लीट बंद करेगा, इसको कंप्लीट अंदर ले जाए। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ये लार्ज सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। दो लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्टोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस एंड एक्टोसाइटोसिस। इंडो, जब ये चीज की एंट्री सेल के अंदर हो रही है इस इनफोल्डिंग प्रोसेस से, उसको हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस, मतलब इनसाइड सेल जब एंट्री हो रहा है, इनसाइड मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू दिस, इनसाइड मोमेंट ऑफ सब्सटेंस टू सेल, जब सब्सटेंस इनसाइड मूवमेंट कर रहा हो इनटू द सेल, सेल के अंदर जा रहा हो, तो उसको हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। ये प्रोसेस यूज होता है कि इसको सेल मेम्ब्रेन इसको इनफोल्ड कर देता है, फिर इसको अपने अंदर ले जाता है। जब सेल से बाहर बड़ा चीज पड़ा हुआ है, तो सेल इसको क्या करेगा, इनफोल्ड करेगा, फिर इसको बाहर फेंकेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टोसाइटोसिस, मतलब आउटसाइड ऑफ सेल। जब कोई चीज जा रहा हो तो उसको हम कहते हैं एक्टोसाइटोसिस। अब अगर ये सब्सटेंस, लार्ज सब्सटेंस लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, तो इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। और अगर ये चीज क्या है, सॉलिड है, क्या चीज, सॉलिड है, तो इसको हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस, पेगोसाइटोसिस। सही, इंडोसाइटोसिस, पेकोस। और जो नॉन पोलर ये मास सब्सटेंस होता है, ये डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यू नो कि हाई कंसंट्रेशन से जो चीज लो कंसंट्रेशन तक जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो गया। अब सेल पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। एक रिसेप्टर्स, तीन चीजें मैं और बताऊंगा, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। एक होते हैं रिसेप्टर्स, होते हैं सेल पर, सेल मेम्ब्रेन पर। एक होते हैं इंजाइम होते हैं, एक होता है ग्लाइकेट, एक होता है रिसेप्टर, एक होता है चैनल एंजाइम, चैनल प्रोटीन, प्रोटीन। अब देखो, एक किस तरह चैनल प्रोटीन भी होता है जो एंट्री और एग्जिट के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। ये रिसेप्टर होता है, यहाँ पर कोई हार्मोन्स आता है जो हमारे पास इस बटन को दबाता है, तो ये हमारे पास बताते हैं कि कहाँ पर तुम्हें जाना है, या ड्रग्स, हार्मोन्स या ड्रग्स यहाँ पर रिसेप्टर में आते हैं, और फिर उसके बाद जो है इसको बताया जाता है कि वेयर यू हैव टू गो। बस आज का टॉपिक यही था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा, और ये रिसेप्टर, चैनल, प्रोटीन, ये चीज़ें भी पढ़े, दो मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े। अगला टॉपिक में हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।